हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सलाह एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं सुलभ आपका मेंटोर और मेरे साथ आप पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश की जनजातियां एमपीपीएससी प्रीलिम्स यूनिट 10 जो 2024 के सिलेबस में नए तरीके से एमपीपीएससी ने ऐड की हुई हैं। हम अभी तक 10 लेक्चर में बहुत सारी जनजातियों के बारे में, कौन कौन सी भील, बैगा, सहरिया और पारधी, कोरकू, कोल, गोंड, इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हम संवैधानिक प्रावधान के बारे में भी जाना, जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या क्या थे। हमने जनजातीय सलाहकार परिषद, जनजातीय जिला परिषदें और क्षेत्रीय परिषदें, अनुसूचित क्षेत्र के क्या प्रावधान हैं, संवैधानिक प्रावधान क्या क्या किए गए हैं जनजातियों से संबंधित, उनके बारे में भी जाना। अब आज की क्लास में हम जानेंगे भारिया जनजाति। जी हाँ, भारिया जनजाति जो क्या जंगलियों के भी जंगली कहलाते हैं, इन्हें जंगलियों के जंगली की संज्ञा दी गई है। यह सबसे पिछड़ी जनजाति मानी जाती है मध्य प्रदेश की। तो आइए जल्दी से इस ट्राइब को भी हम याद करते हैं, मेरे साथ कीजिए। भारिया जनजाति, भारिया जनजाति के परिचय की अगर हम बात करें तो ये जो समुदाय है यह क्या द्रविड़ समुदाय को बिलोंग करता है। किसको? द्रविड़ समुदाय को। तो आपको पता होगा मध्य प्रदेश की जितनी भी जनजातियां हैं वो क्या द्रविड़ परिवार, कोलेरियन परिवार की जनजातियां हैं। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, याद रखिए बस मध्य प्रदेश की अधिकांश जनजातियां आपको पता नहीं है तो आप द्रविड़ समूह इसका आंसर लगा देंगे। फिर यह क्या जो गोंड जनजाति है, गोंड जनजाति उसकी उपशाखा है। किसकी? गोंडों की उपशाखा है। किसकी? गोंड जनजाति की उपशाखा है ये। और ये क्या गोंडों को अपना बड़ा भाई मानते हैं। किसको? गोंडों को बड़ा भाई और स्वयं को छोटा भाई मानते हैं। यह उनके मित्र भी होते हैं और बड़ा भाई मानते हैं। फिर इनका नाम भारिया क्यों पड़ा है, इस संबंध में एक किंवदंती है कि ये पहले क्या भार ढोने का कार्य करते थे। क्या करते थे? भार ढोने का कार्य, इसलिए इन्हें भारिया कहा गया। यह भार ढोने का कार्य करते थे इसलिए भारिया इन्हें कहा गया। इनका अन्य नाम भूमिया भी प्रचलित है। इन्हें क्या कुछ लोग भूमिया भी कहते हैं। तो क्या भूमिया भी यही जनजाति के लोग कहलाते हैं। और यह राजस्थान के एक राजपूत शासक थे, राजा कर्ण। कौन? एक शासक थे राजा कर्ण। तो राजा कर्ण को क्या ये क्या अपना पूर्वज मानते हैं। किसको? राजा कर्ण को। राजा कर्ण को ये भारिया जनजाति के लोग क्या अपना पूर्वज मानते हैं। चारों फैक्ट, पांचों फैक्ट आपको याद हो गए होंगे। द्रविड़ समुदाय संबंधित है, गोंडों की उपशाखा है, गोंडों को बड़ा भाई मानते हैं, बाढ़ ढूंढने का कार्य करते थे, इन्हें भूमिया भी कहते हैं और राजा कर्ण को अपना पूर्वज मानते हैं। फिर हम बात करते हैं, मेरी कोशिश रहेगी दोस्तों मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको छोटे से छोटे वीडियो में इस टाइप को ख़त्म करने की कोशिश करूं। लास्ट 2 क्लासेस जो हैं वो 44-45 मिनट की हो गई हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि अब जो क्लासेस हैं मैं आधे घंटे से ज़्यादा लंबी ना करूं, ताकि अब जब भी आप देखें, अगर आपको स्पीड में 1.5x पर भी देखो तो आपका समय बचे। चलिए फिर आगे देखते हैं। ये क्या मध्य प्रदेश सरकार, मतलब भारत सरकार द्वारा इसे विशेष पिछड़ी जनजाति पीवीटीजी ग्रुप में जोड़ा गया है। किसमें? पीवीटीजी बता चुका हूं मैं, 3 जनजातियां हैं, बैगा, सहरिया और भारिया। कौन कौन सी? बैगा, सहरिया और भारिया। तो ये क्या उन 3 में से एक है भारिया, विशेष पिछड़ी जनजाति। और क्या 1981 की जनगणना में क्या जंगलियों के जंगली कहा गया था। क्या कहा गया था? जंगलियों के जंगली, मतलब अत्यंत पिछड़े हुए, अत्यंत आदिम संस्कृति को ये मानते थे। जंगलियों के जंगली माना गया था। किसको? भारिया ट्राइब के लोगों को। याद रखिएगा, किसको? भारिया ट्राइब के लोगों को। अब इनकी उत्पत्ति के संबंध में क्या मत प्रचलित है। इनकी उत्पत्ति के संबंध में मत प्रचलित है कि भगवान शंकर से इनकी उत्पत्ति हुई है, एक किंवदंती ये है। और एक किस्सा क्या है कि भाई कोई भार क्षेत्र था, भार क्षेत्र, और वहाँ इनका निवास था। मूलतः इनका निवास कहाँ? भार क्षेत्र में था, इसलिए ये भारिया कहलाए। एक किंवदंती क्या है? भार ढोने का कार्य करते थे इसलिए भार कहलाए। एक का है कि भाई ये भार क्षेत्र में निवास करते थे इसलिए भारिया कहलाए। फिर ये इनकी जो बोली है, इनकी बोली है वह कौन सी? भरनौटी। यह कौन सी बोली बोलते हैं? तो यह है
आम बोलचाल में भरनौटी बोली इनकी क्षेत्रीय भाषा है, बोली है, तो उसका प्रयोग करते हैं। तो क्या विशेष पिछड़ी जनजाति 1981 गणना में, सन रखिएगा याद, 1981 गणना में जंगलियों के जंगली कहा गया था। फिर भगवान शंकर से भी उत्पत्ति मानी गई है। फिर भार क्षेत्र के निवासी कारण इनका नाम भारिया रखा गया है और भरनौटी बोली का यह प्रयोग करते थे, वर्तमान में भी करते हैं। हालांकि जो वर्तमान सभ्यता है उसका भी इन पर प्रभाव पड़ा है। अब अगर हम इनके भौगोलिक विस्तार की बात करें, हम क्या करें, इनके भौगोलिक विस्तार की बात करें, तो जो भारिया ट्राइब के लोग हैं मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में, छिंदवाड़ा, बालाघाट के बाजू में क्या है, छिंदवाड़ा। तो आप गौर कीजिएगा किस पर, छिंदवाड़ा पर। ये जो छिंदवाड़ा जिला है, छिंदवाड़ा जिले में है क्या, पातालकोट। क्या, पातालकोट। ये पातालकोट, पातालकोट भारियाओं के मूल निवास स्थान के लिए बहुत फेमस है। पातालकोट क्या है, पातालकोट चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ बहुत ही नीचा क्षेत्र है, जिसका माना गया है कि इसकी ऊंचाई सामान्यतः मध्य प्रदेश जितनी ऊंचाई है, औसत ऊंचाई उससे 70 किलोमीटर तक कम है। कितनी, 70 किलोमीटर तक। मतलब पातालकोट एरिया एक गहरी खाई में बसा हुआ है, गहरी खाई में बसा हुआ है पातालकोट रीजन, जहां पर भारियाओं के गांव हैं। फिर पातालकोट क्षेत्र के साथ साथ एक विकास खंड है तामिया नाम से। छिंदवाड़ा में क्या, तामिया का विकास खंड भी है, जो भी क्या, जहां क्या भारिया जनजाति के लोग। तो पातालकोट, अभी तक आप पातालकोट पढ़ते थे, इसके साथ आपको एक नया नाम याद करना है, तामिया विकास खंड। तामिया विकास खंड किस जनजाति का निवास स्थान है, तो भारिया जनजाति का, याद रखिएगा। फिर जो रसेल एंड हीरालाल हैं, भाई जनजातियों के संबंध में महत्वपूर्ण व्यक्ति, हर जनजाति के बारे में इन्होंने कुछ ना कुछ कहा है। तो जो रसेल और हीरालाल है, इन्होंने क्या भारिया जनजाति का मूल निवास स्थान महोबा और बांधवगढ़ बताया है। तो बांधवगढ़ तो भाई ये छिंदवाड़ा के पास में आ जाएगा आपका, इस रीजन में। महोबा यहाँ जो क्या यूपी वाला बुंदेलखंड है, छतरपुर से और आप उत्तर में जाएंगे यूपी में, तो वहां पर महोबा। तो इन्होंने कहा कि बांधवगढ़ और महोबा दो क्या है, इनके मूल स्थान है। किसने कहा, रसेल और हीरालाल। किसने, रसेल और हीरालाल ने ये कहा है। तो भारिया जनजाति कहाँ, छिंदवाड़ा क्षेत्र में। फिर हम इनकी शारीरिक विशेषताओं की बात करें तो ये हमें बहुत ज़्यादा याद नहीं करनी। आपको पता है कि भाई ये हम अलग अलग जनजाति को इतनी ज़्यादा याद नहीं कर सकते, कोई चीज़ हमें एक आध स्पेसिफिक मिल जाए तो ही। देखिए मेन क्या है, मध्यम कद, कद क्या मध्यम है, शरीर सुगठित है, नाक चौड़ी होती है, रंग काला है और बाल सीधे होते हैं, बस। फिर आगे हम बात करें, अगर आगे हम बात करें तो इसकी उपजातियों की, इसकी उपजातियों की हम बात करें तो इसकी उपजातियां कौन सी, भूमिया। कौन, भूमिया। तीन मुख्य हैं, भुइहार और पंडो। कौन सी हैं, तीन हैं, भूमिया, भुइहार और पंडो। भारिया जनजाति की तीन प्रमुख उपजातियां भूमिया, भुइहार और पंडो, बस इतना ही याद। अगर हम फिर पारिवारिक व्यवस्था की बात करें, किसकी बात करें, इनकी पारिवारिक व्यवस्था की, तो भारिया जनजाति है वह क्या है, पितृसत्तात्मक है। कैसी है, पितृसत्तात्मक। फिर ये क्या है, संयुक्त परिवार भी की प्रथा भी न पाई जाती है और एकल परिवार की भी। एकल परिवार क्या, भाई घर में झगड़े ना हो इसलिए एकल परिवार व्यवस्था कर दी जाती है। यह वर्तमान समाज में भी प्रचलित है, तो इसमें कोई समस्या वाली या बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। आपने जितनी भी जनजातियां अभी मध्य प्रदेश की पढ़ी हैं उन सभी में हमने क्या पढ़ा है, यह पितृसत्तात्मक परिवार की प्रथा है, इसमें पितृसत्तात्मक समाज होता है और साथ ही साथ क्या, संयुक्त परिवार प्रथा। क्या, संयुक्त परिवार प्रथा। तो यह आपने प्रत्येक जनजाति में पढ़ा हुआ है। तो आपको मेन इस स्लाइड में क्या याद रखना है कि भारिया ट्राइब की तीन उपजातियां हैं, भूमिया, भुइहार और पंडो। फिर हम आगे देखें, अगर इनके हम क्या सामाजिक संगठन की बात करें, किसकी बात करें, हम इनके सामाजिक संगठन की बात करें तो रसेल और हीरालाल ने क्या कहा कि यह सामाजिक प्रथाओं की दृष्टि से क्या बहुत ही पुरातन सभ्यता है। जो भारिया है बहुत ही पुरातन जनजाति है, क्या, सामाजिक प्रथाओं के आधार पर। और इसमें एक स्पेसिफिक चीज क्या है, पुरुष और स्त्रियों को समान दर्जा, समाज में स्त्री और पुरुष को समान दर्जा प्राप्त है।
पुरुष भी बाहर जाकर कार्य कर सकते हैं, महिलाएं भी। जैसे आपने पढ़ा होगा किसी जनजाति में कहा कि महिलाएं बुवाई नहीं कर सकती हैं, केवल पुरुष ही बुवाई करेंगे। भारिया जनजाति में ऐसा कुछ भी भेदभाव नहीं है, पुरुष और स्त्री को समान माना गया है। फिर इनके गांव में पंचायत व्यवस्था है। कोई नई बात है क्या? नहीं है ना। हर एक जनजाति में पंचायत व्यवस्था पाई जाती है। तो भारियाओं में भी क्या है? पंच हैं, पंचायत है। पंच के माध्यम से यह अपनी समस्याओं का और मामलों का निपटारा करते हैं। लेकिन हमें याद क्या करना है, इनके पंच कौन हैं? क्या पंच कौन है इनके? पंच तो पटेल, पटेल मुखिया होता है। फिर भूमका दूसरा, फिर पड़िहार, कोटवार और गांव का वरिष्ठ व्यक्ति। 5 पंच होते हैं। पहला पटेल जो मुखिया, दूसरा भूमका, तीसरा पड़िहार, चौथा कोटवार और 5वां गांव का वरिष्ठ व्यक्ति। जो पटेल होता है वह क्या होता है? गांव का मुखिया होता है। और ये क्या? तबजी और लेवी की वसूली करता है। लेवी, जब आप मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ेंगे, भारत का इतिहास पढ़ेंगे, तो आपको लेवी शब्द सुनने में आएगा। आप जब क्या पढ़ोगे? बोरस नरसंहार। जब भारत के मध्य प्रदेश स्वतंत्रता संग्राम में, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में आप बोरस नरसंहार के बारे में पढ़ोगे, तो आप क्या पढ़ोगे कि जबरन लेवी वसूली के विरोध में किसानों ने विरोध किया था, तो उस पर गोली चला दी गई थी। लेवी क्या होती है कि भाई लगान, चावल की खेती पर जो लगान लगाया जाता है वो लेवी, और अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग फसल पर ये उगाही की जाती है, भाई लेवी। तो लेवी क्या है? लगान है। ठीक। फिर तबजी भी इसी तरीके से। तबजी और लेवी की वसूली कौन करता है? पटेल। किस जनजाति में करता है? तो भारिया, याद कीजिएगा। फिर भूमका, क्या? भूमका तो ये क्या? पटेल के बाद दूसरा महत्वपूर्ण पंच होता है। फिर जो कोटवार होता है, इसका कार्य क्या होता है? सुरक्षा। यह सुरक्षा की जिम्मेदारियां देखता है। इसकी नियुक्ति क्या? सरकार करती है। कोटवार की नियुक्ति सरकार करती है, मतलब सरकार की परंपराओं के आधार पर, सरकार की जो नियम है उसके अनुसार यह चुना जाता है कोटवार। याद रखिएगा। तो पटेल, भूमका, कोटवार, और फिर है पड़िहार और एक गांव का एक वरिष्ठ व्यक्ति। तो यह 5 पंच होते हैं भारिया जनजाति में। कितने? 5। तो इन 5 पंचों के नाम याद रखिएगा आप। फिर हम बात करें इनके गांव की। गांव कैसे बसाए जाते हैं, इनके गांव कैसे होते हैं, घर कैसे होते हैं? दिख रहा होगा आपको, एक झोपड़ी दिख रही होगी, जो देख रहे होंगे आप इस झोपड़ी में कि घर के बाहर महिलाएं बैठी हुई हैं। और ये क्या? मिट्टी से आपको बनी हुई दीवार, मिट्टी और पत्थर से बनी हुई दीवार दिख रही होगी। खपरे दिख रहे होंगे, ऊपर खपरेल मकान है। और अगर खपरेल है तो ये क्या? ऊपर क्या? बांस की टाट डली होगी, उसके ऊपर खपरे बिछाए गए होंगे। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि जो भारिया जनजाति हैं उसके मकान कैसे बनते हैं। उसके मकान मिट्टी, पत्थर और बजरी से बनते हैं। उसमें क्या? घास फूस का भी इस्तेमाल किया जाता है। उसमें बांस का, लकड़ी का भी प्रयोग किया जाता है। यह सामान्यतः जनजातियों के मकानों का विन्यास है जो हमने पढ़ा। अब ये क्या? सामान्यतः क्या पहाड़ों के नीचे बसाते हैं, पहाड़ों से नीचे बसाते हैं अपने गांव को। और इनके जो निवास हैं, निवास को क्या? ढाना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ढाना। हमने और भी जनजातियों में पढ़ा था जिनमें इनके निवास को ढाना कहा जाता है। तो आपको क्या करना है? एक कॉमन तरीके से लिखना है। क्या? ढाना। और फिर सामने लिख लीजिए ढाना। किन किन जनजातियों के निवास को ढाना कहा जाता है। तो आप एक जगह इन चीज़ों को व्यवस्थित करेंगे और जिससे क्या होगा? आपको याद करने में आसानी होगी। एक जब हमारी जनजातियों की जो टॉपिक है वो सारे कवर होंगे, तो ऐसे क्विक शॉर्ट मैं भी आपको बनाकर 1-2 वीडियोस में क्विक शॉर्ट सारे रिवाइज कराऊंगा। आधे घंटे के 2 वीडियो, बस आप जुड़े रहिए मेरे साथ। फिर हम बात करते हैं कि भाई प्रत्येक गांव में क्या और भी कुछ विशिष्टताएं होती हैं। क्या विशिष्टताएं हैं? कि एक मेघनाथ स्तंभ की स्थापना की जाती है प्रत्येक गांव में। क्या? मेघनाथ खंभ की। फिर भीमसेन, भगवान भीमसेन की भी स्थापना। और मृतक चौतरा। चौतरा क्या? चबूतरा होता है। क्या? एक चबूतरा होता है, चौतरा। तो ये 3 प्रत्येक गांव में अवश्य पाए जाते हैं। मेघनाथ स्तंभ या मेघनाथ खंभ, भगवान भीमसेन की स्थापना, और ये मृतक चौतरा, ये गांव में अवश्य पाए जाएंगे। फिर जो मकान है वो घास फूस, बांस, मिट्टी आदि से बनाए जाते हैं। इतना याद रखिएगा, बहुत स्पेसिफिक नहीं है, बस पहाड़ों के नीचे बनते हैं। ढाना, फिर मेघनाथ स्तंभ, भीमसेन और मृतक चौतरा, ये इनके गांव की विशेषताएं हैं।
फिर हम बात करें इनके वस्त्र आभूषणों की, किसके? भारियाओं के वस्त्र आभूषणों की अगर हम बात करें तो जो भारिया जनजाति है उसके पुरुष क्या सामान्य वस्त्र पहनते हैं, जैसे पगड़ी पहनेंगे, धोती पहनेंगे, कुर्ता पहनेंगे, बंडी पहनेंगे। ये जो प्रत्येक जनजाति के लोग सामान्यतः पहनते हैं और सामान्यतः जो भाई हमारे सामान्य जनजीवन में आप बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं वो भी यही पहनते थे। फिर हम क्या लड़की जो स्त्रियां हैं वो एक लाल रंग की साड़ी, जो मैंने आपको जब भील जनजाति के वस्त्र आभूषण पढ़ाए थे तो भी बताया था, सेंदरी क्या होती है? लाल रंग की साड़ी होती है जो जनजातियों में पहनी जाती है। तो सेंदरी साड़ी कैसी होती है? लाल रंग की होती है, जो किसके द्वारा? जनजातीय महिलाओं द्वारा पहनी जाती है। फिर हम बात करें स्त्रियों के दो वस्त्र और हैं, क्या? अंगिया या पोलका। अंगिया या पोलका ये क्या? भारिया जनजाति की स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला अंग वस्त्र है। क्या? अंगिया या पोलका, एक ही चीज है, अंगिया या पोलका भारिया स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है। फिर एक होता है क्या? फेंटा। फेंटा जब हम क्या भील जनजाति पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था फेंटा क्या होता है? केसरिया रंग का साफा, केसरिया या लाल पीले रंग का साफा, लाल पीले रंग का साफा बताया था। ये क्या होता है? साफा। ये क्या होता है? फेंटा। तो यही फेंटा भारिया जनजाति के लोग भी पहनते हैं। ये क्या? अपने सिर पर भारिया जनजाति को आप जब डीप में पढ़ेंगे तो क्या कि भारिया जनजाति के लोग केसरिया रंग की एक 2-3 इंच मोटी पट्टी सिर पर बांध कर रखते हैं, तो साफा ही तो हुआ। तो केसरिया रंग का साफा बांध कर रखते हैं, वो उसे क्या? फेंटा कहते हैं। क्या कहते हैं? फेंटा। फिर हम बात करें इनमें क्या? चूड़ी प्रथा का प्रचलन है। किसका? चूड़ी प्रथा का संबंध किस जनजाति से है? तो चूड़ी प्रथा का संबंध भारिया जनजाति से। एक मैंने आपको चिथौड़ा प्रथा बताई थी, याद कीजिए। चिथौड़ा प्रथा जो किसी जनजाति के विवाह से संबंधित थी, चिथौड़ा वर पक्ष का मध्यस्थ होता था, याद कर लीजिएगा, पुराने वीडियोस देख लीजिएगा, पुरानी जो क्लास है वो देख लीजिए, मैंने आपको चिथौड़ा प्रथा के बारे में ही बताया था। फिर जो इस जनजाति के लोग हैं वो क्या? लोहे का कड़ा पहनते हैं हाथ में, हाथों में क्या? लोहे का कड़ा पहनते हैं। तो वस्त्र आभूषण की हम बात करें, क्विक रिवीजन 1 मिनट में करें तो क्या? पगड़ी, धोती, कुर्ता, बंडी सामान्य वस्त्र पहनते हैं, सेंदरी साड़ी लाल रंग की, पोलका अंगिया स्त्रियों के अंग वस्त्र हैं। यह आपको थोड़ा स्पेसिफिक करना है, क्यों? क्योंकि अंगिया और पोलका आपने इसी जनजाति में पढ़ा है। फेंटा जो क्या? केसरी रंग का साफा होता है। फिर चूड़ी प्रथा प्रचलित है और लोहे का कड़ा हाथ में पहनते हैं। फिर हम बात करें क्या? इनके खान पान की तो सभी जनजातियां सामान्यतः शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करती हैं। आपको पता होगा, आप लोग सभी समझदार हो। तो क्या मांसाहारी शाकाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि भाई ये जंगलों के आसपास पाए जाते हैं, तो वनोपज पर भी निर्भर होते हैं और छोटे मोटे शिकार का भी यह प्रयोग करते हैं खाने के लिए, पक्षियों वगैरह का मांस। फिर ये क्या? पेज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पेज, जो एक क्या है? ड्रिंक है, पेय पदार्थ है। तो यह क्या? कोदो कुटकी और मक्के से बनाया जाता है। इनमें जो पेज है वो कोदो कुटकी और मक्के से बनाया जाता है। फिर इनमें एक स्पेसिफिक चीज है, क्या? आम के बीजों की रोटी, महुआ और आम के बीजों की रोटी। बिल्कुल डबल स्टार मार्क, ट्रिपल स्टार मार्क कर लीजिएगा। किस जनजाति के लोग महुए और आम के बीजों की रोटी का सेवन करते हैं? तो वह है कौन सी? भारिया जनजाति। अब इनके बाद क्या? एक क्या है इनके यहाँ? ठठेरा। ठठेरा क्या है? एक मीठी रोटी होती है जो किस जनजाति में खाई जाती है? ठठेरा एक मीठी रोटी होती है जो किस जनजाति में खाई जाती है? ये खाई जाती है भारिया जनजाति में। फिर त्योहार के अवसर पर क्या? ये कब बनाई जाती है? ठठेरा जो एक मीठी रोटी होती है त्योहार के अवसर पर बनाई जाती है, जो महुए के फल और ज्वार मक्के के आटे को मिलाकर बनाई जाती है। क्या? महुए का फल और ज्वार मक्के के आटे को मिलाकर बनाई जाती है। क्या? ठठेरा, जो क्या? एक प्रकार की मीठी रोटी होती है। तो खान पान में क्या है भाई? महुआ और आम के बीजों की रोटी और एक ठठेरा जो एक मीठी रोटी होती है। इसके अलावा पेज है वो कोदो कुटकी और मक्के से बनाया जाता है और शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन यह ग्रहण करते हैं। फिर हम बात करें कि भाई इनकी सांस्कृतिक परंपराओं के बारे में कि सांस्कृतिक परंपराएं क्या हैं। तो पहली बात तो क्या? बच्चे का नामकरण 6 माह बाद किया जाता है। इनमें बच्चे का नामकरण 6 माह बाद, और वह कौन करती है? इसकी बुआ करती हैं। जो बुआ है वह बच्चे का नामकरण करती हैं, और जो प्रसव जो दाई करवाती है उसे क्या कहते हैं? शुभनाई।
वह दाई जो प्रसव कराती है, बच्चे का जन्म कराती है, उसे शुभ नाई कहते हैं। क्या कहते हैं? शुभ नाई। याद रखिएगा। तो सांस्कृतिक परंपराओं में प्रसव शुभ नाई कराती है, बुआ नामकरण करती है जो 6 माह बाद कराया जाता है। और क्या छठी माता इनमें पूजनीय है। कौन? छठी माता, छठी मैया की पूजा की जाती है, जो क्या बच्चों का भाग्य लिखती हैं, उनकी रक्षा करती हैं। छठी मैया क्या बच्चों का भाग्य लिखती हैं और उनकी रक्षा करती हैं। फिर हम बात करें मृतक संस्कार की। मृतक संस्कार तो क्या? मृतकों को दफनाते हैं। क्या करते हैं? मृतकों को दफनाते हैं। और जो अधिक आयु के एवं सम्मानी व्यक्ति हैं उन्हें जलाया जाता है। क्या जलाया जाता है? अब याद कीजिएगा, अब ये महत्वपूर्ण है कि भाई जो इनमें मृत्यु के तीसरे दिन, कब? मृत्यु के तीसरे दिन क्या किया जाता है? तीजा मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? तीजा। फिर हम बात करें स्मृति के रूप में, क्या? जिसकी मृत्यु हो जाती है उसकी स्मृति के रूप में एक चबूतरा बनाया जाता है। क्या चबूतरा? जैसे क्या अनगढ़ चबूतरा या अनगढ़ चौतरा कहते हैं। ये चबूतरा या चौतरा कहते हैं उसे। आपको चबूतरे की जगह क्या लिखा आ सकता है? चबूतरे की जगह आपको लिखा आ सकता है चौतरा। ये अनगढ़ चबूतरा, अनगढ़ चौतरा, इसका संबंध किससे है? मृत्यु के पश्चात किसी की स्मृति में बनाए जाने वाला चबूतरा अनगढ़ चौतरा, अनगढ़ चबूतरा या चौतरा कहलाता है। याद रखिएगा, यह पूछा जा सकता है। हमने पढ़ा था गांव में 3 चीज़ें विशिष्ट रूप से पाई जाती है: मेघनाथ स्तंभ, चबूतरा और भगवान भीमसेन की स्थापना। मृतक चबूतरा, भगवान भीमसेन की स्थापना और तीसरी चीज़ मेघनाथ स्तंभ। यह गांव में जरूर स्थापित होते हैं। तो आगे देखते हैं क्या विवाह की। अगर हम इनमें बात करें विवाह परंपराओं की, किसकी बात करें? हम बात करें इनकी विवाह परंपराओं की, तो इनमें क्या बहु विवाह प्रथा का प्रचलन है। समगोत्रीय विवाह वर्जित हैं। जो समगोत्रीय विवाह हैं वह वर्जित हैं और बहु विवाह हैं, क्या है? बहु विवाह वह प्रचलित है। फिर दूध लौटावा विवाह को सर्वश्रेष्ठ माना गया। दूध लौटावा मतलब मामा बुआ के बच्चों के मध्य विवाह है। मामा बुआ के बच्चों के मध्य विवाह है, कजिन्स के बीच में ये विवाह होता है। दूध लौटावा, तो इसे भारीय जनजाति में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसके अलावा भी 4 अन्य विवाह पद्धतियां प्रचलित हैं। इसके अलावा भी 4 अन्य विवाह पद्धतियां प्रचलित हैं। वह कौन कौन सी हैं? वह है मंगनी विवाह, लमसेना विवाह, राजी बाजी विवाह और विधवा विवाह। तो मंगनी विवाह है, ये क्या है? अरेंज मैरिज के समान है, जिसमें क्या लड़की पक्ष के परिवार वाले लड़के पक्ष के परिवार वालों की ओर जाते हैं, कि घर जाते हैं और फिर क्या आपस में बातचीत करके परिवार वाले और लड़के लड़की की शादी तय करते हैं। तो ये क्या मंगनी विवाह है। फिर लमसेना विवाह, ये क्या वधू मूल्य या सेवा विवाह का स्वरूप है। वधू मूल्य या सेवा विवाह है। वधू मूल्य या सेवा विवाह का ही स्वरूप है ये क्या लमसेना। इसमें होता क्या है? इसमें होता है कि जो वर है वह वधू के घर पर जाकर कुछ वर्ष उसके माता पिता की सेवा करता है और वधू मूल्य चुकाता है। लमसेना विवाह में किसी जनजाति में से लमझना विवाह है, किसी में लमसेना विवाह है, किसी में सेवा विवाह कहा जाता है। बहुत अच्छे से याद रखिएगा। फिर राजी बाजी, राजी बाजी में क्या होता है? लड़का लड़की राजी बाजी होकर विवाह कर लेते हैं। फिर विधवा विवाह है, तो इसमें विधवाओं का पुनर्विवाह कराया जाता है। तो ये विधवा विवाह, जिसे क्या किसी जनजाति में नातरा विवाह भी कहा जा रहा था। याद कीजिए, भील जनजाति में पढ़ा था आप लोगों ने नातरा विवाह। तो अब आगे बढ़ते हैं हम। अब आगे बढ़ते हैं तो अगर हम बात करें इनके पर्व और त्योहारों की, पर्व उत्सव और त्योहारों की हम इनकी बात करें तो इनके प्रमुख पर्व उत्सव हैं बिदरी पूजा। क्या बिदरी पूजा। फिर नवाखानी। नवाखानी बहुत सारी जनजातियों का ये क्या प्रथम फसल जो आती है उसकी पूजन की जाती है। जैसे वर्तमान में लोहड़ी है, वह फसल के पकने पर मनाई जाती है ना।
अलग अलग स्थानों पर। ऐसे ही नवाखानी जनजातियों में मनाया जाता है फसल के पकने पर, फसल के आने पर। फिर होता है जबारा। जबारा, जबारा माता, तो ये क्या नवरात्रि में मनाया जाता है। किस, कब, नवरात्रि में। और इस दौरान क्या जस गीत, क्या जस गीत महत्वपूर्ण तरीके से गाए जाते हैं। क्या गाए जाते हैं, जस गीत। जबारा की पूजा, जबारे उगाए जाते हैं, इनकी पूरी यात्रा भी निकाली जाती है और जस गीत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके अलावा जो हिंदू धर्म, हिंदू त्यौहार हैं, सनातन परंपरा के त्यौहार हैं, उनको मनाते हैं। दिवाली और गोवर्धन पूजा, क्या, दिवाली और गोवर्धन पूजा, यह भी इनमें महत्वपूर्ण है। तो बिदरी पूजा, नवाखानी, जबारा, दिवाली और गोवर्धन पूजा। अब आगे बढ़ते हैं तो हम बात करें इनके नृत्यों की। किसकी, इनके नृत्यों की अगर हम बात करें तो इनमें क्या प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं। तो भड़म, सैतम, कर्माशैला, यह कर्माशैला है इकट्ठा एक, और अहिराई नृत्य। तो भड़म, सैतम, कर्माशैला और अहिराई 4 नृत्य प्रमुख हैं किसके, भारिया जनजाति के। भड़म, सैलम, कर्माशैला और अहिराई। भड़म, सैतम, याद रखिए, सैतम, कर्माशैला और अहिराई। फिर हम इनके गायन की बात करें, लोक गायन कौन कौन से इनके। तो उपजन, भावर, मंडवा, माटिया, कर्मा, सुगा। कर्मा क्या नृत्य भी है और गान भी है, सुगा भी नृत्य और गायन दोनों है। तो क्या उपजन, भावर, मंडवा, मटिया और कर्मा, सुगा, कौन कौन से, उपजन, भावर, मंडवा, मटिया, कर्मा, सुगा, यह है क्या है, इनके गायन है। नृत्य भड़म, सैतम, कर्माशैला और अहिराई। फिर हम बात करें क्या इनकी भाषा और बोली की। अगर हम इनकी भाषा की बात करें तो इनकी बोली कौन सी है, भरनौटी या भरियाटी। इनकी बोली कौन सी है, भरनौटी या भरियाटी। फिर जो इनकी जो भाषा है वह क्या, द्रविड़ियन मुंडा परिवार की भाषा है। किस परिवार की भाषा है, तो द्रविड़ियन मुंडा परिवार की भाषा है। और इनमें कहावत को अटका कहा जाता है। इस जनजाति में कहावतों का प्रचलन बहुत ज़्यादा है, जिन्हें क्या भरनौटी भाषा में अटका कहा जाता है। कहावतों को क्या अटका कहा जाता है, याद रखिएगा। अटका का संबंध या किस जनजाति की स्थानीय भाषा में कहावतों को अटका कहा जाता है, तो भारिया जनजाति। फिर हम धार्मिक मान्यताओं की बात करें तो प्रत्येक जनजाति क्या बहुदेववादी और प्रकृति पूजक होती है। अभी हिंदू के समान त्यौहार मनाते हैं तो ये स्वयं को भी हिंदू के समान मानेंगे। फिर क्या, ये प्रमुख रूप से साज वृक्ष की जड़ों की पूजा करते हैं। साज वृक्ष पर कौन से देवता रहते हैं, बूढ़ा देव, बता चुका हूँ आप लोगों को पुराने जो लेक्चर्स हैं उसमें। तो साज वृक्ष महत्वपूर्ण है, तो ये क्या बूढ़ा देव को भी मानेंगे। फिर हम बात करते हैं इनके प्रमुख देवी देवता कौन कौन से हैं। प्रमुख देवी देवताओं की बात करें तो देख लीजिए, आ गया नाम बूढ़ा देव, आ गया, साज वृक्ष पर रहते हैं बूढ़ा देव, तो आ गया नाम। फिर इंद्रदेव, नागदेव, बागेश्वर देव। बागेश्वर देव, इंद्रदेव को क्या ये बगिया देव भी कहते हैं, क्या बगिया देव, बगिया देव भी कहा जाता है इंद्रदेव को। फिर इसके अलावा क्या, ये फाल्गुन माह में, मतलब फाल्गुन माह मतलब जिस माह होली मनाई जाती है, होली को फाग कहते हैं और उस माह को फागुन, लगभग मार्च में यह माह आता है जो वर्ष का हिंदू वर्ष का आखिरी माह होता है फागुन। फिर उसके बाद चैत शुरू होता है अप्रैल में। तो फागुन माह में क्या मेघनाथ की पूजा करते हैं। तो मेघनाथ की पूजा क्या बताया था आपको, मेघनाथ स्तंभ भी होता है, मेघनाथ खंभ की स्थापना गांव में आवश्यक रूप से होती है। तो क्यों होती है, क्योंकि यह मेघनाथ की पूजा करते हैं कब, फाल्गुन माह में। फिर क्या, पेड़ के नीचे चबूतरा बनाकर, पेड़ के नीचे चबूतरा बनाकर भगवान भीमसेन देवता की स्थापना की जाती है। भीमसेन देवता की स्थापना कहाँ, पेड़ के नीचे चबूतरा बनाकर की जाती है। फिर क्या, यह तंत्र मंत्र जादू टोना भूत प्रेत में विश्वास रखते हैं। कोई भी जनजाति हो, प्रत्येक जनजाति क्या तंत्र मंत्र जादू टोना भूत प्रेत विश्वास रखती ही है। तो ये जो इन जनजाति में एक क्या है, गुनिया। गुनिया क्या, जैसे जड़ी बूटियों का अच्छा ज्ञान होता है, गुनिया ओझा, इसे क्या जड़ी बूटियों का ज्ञान होता है, तो ये क्या करेगा, जैसे जड़ी बूटियों का ज्ञान है वह क्या इलाज करेगा, क्या करेगा, इलाज वैद्य के समान। और फिर जो तंत्र मंत्र जादू टोना है यह कौन करता है, यह करता है भूमिका, भूमिका करता है तंत्र मंत्र और जादू टोना। तो याद रखिएगा, देवी देवता बूढ़ा देव, इंद्रदेव, नागदेव, भगेश्वर देव, फागुन मास में मेघनाथ की पूजा, पेड़ के नीचे चबूतरा बनाकर भीमसेन देवता की स्थापना, जादू टोने तंत्र विश्वास जो कौन कराता है, भूमिका। और गुनिया जड़ी बूटियों का अच्छा जानकार होता है।
फिर हम इनके आर्थिक जीवन की बात करें, क्या बात करें, हम इनके आर्थिक जीवन की बात करें तो ये क्या झूम कृषि करते थे पहले, क्या झूम कृषि, जिसे क्या डाहिया, जो डाहिया कृषि है वो कौन सी जनजाति करती थी, भारिया। झूम कृषि जिनमें जंगल को जला दिया जाता था, क्या जंगल को जलाकर साफ करके फिर उस क्षेत्र में क्या क्या की जाती थी, खेती की जाती थी, इसे क्या झूम कृषि, कौन सी डाहिया कृषि। भी कौन, भारी जनजाति के लोग। अब वर्तमान में ये स्थायी खेती करने लगे हैं और क्या बक्खर की खेती करते हैं, बक्खर एक अनाज होता है मोटा, उसकी खेती ये करते हैं। इसके अलावा क्या करते हैं तो भाई मजदूरी करते हैं, वनोपज का संग्रहण भी करते हैं, कृषि हार मजदूरी बन गए हैं। अगर वहाँ कोई फैक्ट्री है तो उसमें भी काम कर रहे हैं, बाहर जाकर भी काम करते हैं भाई, अब तो रोजगार के लिए सभी जाते हैं। भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार अब जो भारिया पातालकोट क्षेत्र है भारियाओं का, उस क्षेत्र में टूरिज्म को बढ़ावा दे रही है, जिससे क्या भारिया जनजाति के लोगों को रोजगार भी प्राप्त होता है, साथ ही साथ में मुख्य धारा से जुड़ने के उन्हें अवसर भी प्राप्त होते हैं। आप जाएंगे, अगर आप कभी पातालकोट जाने का मौका लगेगा तो आप पाएंगे कि यार वहाँ पर कुछ एक एरिया उन्होंने फिक्स कर दिया है, उस एरिया में जो आप बाहर के अतिथि आते हैं उनके खाने की व्यवस्था, जनजातीय भोजन वो कराते हैं भाई। आपको एक दो घर में ऐसा ही मिल जाएगा, वहाँ लिखा होगा कि माननीय राज्यपाल जी ने हमारे यहाँ भोजन किया, इस तरीके से। फिर अन्य तत्व भी क्या है कि इस जनजाति में युवा ग्रह भी पाए जाते हैं, जैसे क्या रंगभंग, इस जनजाति का युवा ग्रह क्या रंगभंग होता है। जो घोटुल है, माड़ी जनजाति में घोटुल पाया जाता है, गोंडों में भी घोटुल पाया जाता है, ऐसे ही युवा ग्रह भारिया जनजाति में, जैसे क्या रंगभंग। रंगभंग किस जनजाति का युवा ग्रह है तो यह है किस जनजाति का, भारिया जनजाति का, याद रखिएगा। तो अब हम क्या करते हैं, एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, 5 मिनट में पूरा, 5 मिनट में पूरा रिवीजन कर लेते हैं अपने आज की क्लास का, और फिर आप लोग पुराने वीडियोस रिवाइज कीजिए और उनके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, जिससे क्या हो, आपको सही समय पे सही चीज़ें याद हो जाएंगी। और फिर आपको क्या करना है, आपको ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करना है, वह बहुत ज़रूरी है। अगर आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है तो बगैर ऑब्जेक्टिव के नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, याद रखिएगा। तो परिचय, जो परिचय हमने देखा था, क्या द्रविड़ियन समुदाय की है, गोंड की उपशाखा है, गोंडों को बड़ा भाई मानते हैं और क्या भार ढोने का काम करते थे, इसलिए भारिया कहा गया, इन्हें भूमिया भी कहा जाता है, और राजा कर्ण को अपना क्या पूर्वज मानते हैं, किसको, राजा कर्ण को। फिर हम बात करें कि भाई ये क्या विशेष पिछड़ी जनजाति है और 1981 जंगलियों के जंगली कहा गया था। किंवदंती के अनुसार क्या भगवान शंकर से उत्पत्ति मानी गई और क्या भार क्षेत्र में भी निवास के कारण इनको क्या भारिया कहा गया। भरनोटी बोली भी ये बोलते हैं, इनकी बोली कौन सी है, भरनोटी है। फिर हमने देखा क्या भौगोलिक विस्तार, तो पातालकोट और तामिया विकासखंड, पातालकोट और तामिया विकासखंड। वहीं रसेल और हीरालाल ने क्या महोबा और बांधवगढ़ को क्या मूल निवास स्थान बताया था। शारीरिक विशेषताएं बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, हम इतना नहीं कर सकते हैं, पातालकोट याद रखिएगा। फिर हम बात करते हैं किसकी, उपजातियों की, तो भूमिया, भुइयार और पंडो, भूमिया, भुइयार और पंडो। फिर क्या पितृसत्तात्मक है, संयुक्त परिवार प्रथा है, तो ये तो सभी जनजाति में होती है, आपको भूमिया, भुइयार और पंडो, ये 3 चीज़ें याद रखनी है। फिर सामाजिक संगठन की बात करें तो ये क्या, सामाजिक संगठन में आपको क्या रखना है, स्त्री पुरुष को समान दर्जा प्राप्त है, पंचायत व्यवस्था है जिसमें क्या पंच होते हैं, पटेल, भूमका, पड़ीहार, कोटवार, और गांव का वरिष्ठ व्यक्ति पटेल मुखिया होता है, जो क्या तबजी और लेवी की वसूली करता है। फिर भूमका दूसरे नंबर का होता है, और कोटवाल की नियुक्ति सरकार की तरफ से होती है, जिसका कार्य क्या होता है, सुरक्षा व्यवस्था को देखना। किसको देखना, सुरक्षा व्यवस्था को देखना। फिर गांव की बात करें तो पहाड़ों के पास बसते हैं, जैसे क्या ढाना कहा जाता है, गाँव में मेघनाथ स्तंभ, भीमसेन की स्थापना और मृतक चबूतरा जरूर बनाया जाता है। घर कुछ इस तरीके के होते हैं। यह क्या मध्य प्रदेश सरकार की वेबसाइट पर डली हुई फ़ोटो है, जिसमें क्या यही जो घर हैं यही पर्यटकों के लिए निर्धारित किए गए हैं कि यहाँ आकर पर्यटक जाते हैं। फिर जो इनके वस्त्र आभूषण की बात करें तो सामान्य थे, आपको क्या सेंदरी साड़ी, आपको पोलका और अंगिया इनका याद रखना है, केसरिया फेंटा होता है, चूड़ी प्रथा और लोहे का कड़ा, ये चीज़ें आपको याद रखनी है भारिया जनजाति में। फिर हम बात करें कि भाई खान पान की, तो पेज था, कोदो कुटकी का बनता था, इसमें क्या महुआ और आम के बीजों की रोटी, और फिर ठठेरा क्या एक मीठी रोटी होती थी, जो किससे, महुए के फल और ज्वार मक्के के आटे से बनती थी। फिर इनके हम भाई सांस्कृतिक परंपराएं, तो नामकरण बुआ करती है जो 6 माह बाद करती है, और जो प्रसव कराती है वो सुबनाई कराती है, और छठी माता बच्चों की रक्षा करती है। मृतकों को दफनाते भी हैं, जलाते भी हैं, बस आपको क्या तीसरे दिन तीजा बनाया जाता है, और स्मृति में जो चबूतरा बनाया जाता है उसे अनगढ़ चबूतरा या चौतरा कहते हैं। क्या कहते हैं, अनगढ़ चौतरा या चबूतरा।
फिर हम विवाह की बात करें तो विवाह में क्या, समगोत्री विवाह में वर्जित था, दूध लौटवा को स्वीकृति प्राप्त है, सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। विवाह प्रथा, बहु विवाह प्रथा प्रचलित है और प्रमुख विवाह मंगनी विवाह, लमसना विवाह, राजीबाजी विधवा। आपको पता है डिटेल में ये क्या होते हैं। फिर इसके बाद हम बात करें इनके पर्व त्यौहार की, तो बिदरी पूजा, नवाखानी, जवारा जिसमें जसगीत महत्वपूर्ण है, दिवाली और गोवर्धन पूजा। तो जवारा के समय क्या, जसगीत जो नवरात्रि के दौरान मनाया जाता है और नवाखानी फसल के आने पर। फिर नृत्यों की बात करें तो भड़म, सैतम, कर्मा, सैला, अहिराई। और गायन की बात करें तो उपजन, भाबर, मंडवा, मटिया, कर्मा और सुगा, ये प्रमुख क्या हैं, इनके गायन हैं। और जो इनकी भाषा और बोली है तो भरनौटी इनकी प्रमुख भाषा है, जो द्रविड़ मुंडा परिवार की भाषा है। और कहावत को क्या, अटका कहा जाता है। ये क्या, बहुदेववादी है, प्रकृति पूजा के हिंदू के समान, और साज वृक्ष की पूजा करते हैं, साज वृक्ष की जड़ों की, साज वृक्ष की पूजा करते हैं। तो ये क्या, बूढ़ा देव को भी मानते होंगे। इंद्रदेव जिन्हें बघिया देव भी कहा जाता है, नागदेव, बगेश्वर देव को पूजा। फिर फाल्गुन माह में क्या, मेघनाथ की पूजा करते हैं। और भीमसेन देवता की स्थापना पेड़ के नीचे चबूतरा बनाकर की जाती है। तंत्र मंत्र में विश्वास जो कौन करता है, भूमिका करता है। फिर गुनिया है, वो से जड़ी बूटियों का ज्ञान होता है। क्यों, क्विक रिवीजन, बस 5 मिनट में आपका पूरा रिवीजन हो जाता है। क्लास के लास्ट के 5 से 7 मिनट में झूम कृषि करते थे, जिसे क्या डाहिया कहा जाता था। वर्तमान में क्या, ये स्थायी कृषि कहते हैं, बक्खर की खेती करते हैं। और उनके युवागृह को क्या, रंगभंग कहा जाता है। तो आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। ये क्या, आपकी भारिया ट्राइब की क्लास समाप्त होती है यहाँ। तो भाई आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा हो तो कमेंट ज़रूर करें, और मैं सुलभ लगातार आपको इसके जनजातियों से अपडेट कराता रहूँगा। मेरी कोशिश रहेगी कि 15 क्लास अधिकतम आपकी सारी जनजाति कवर हो। उसके बाद 2 वीडियो में मैं आपको ऐसे क्रक्स निकाल के दूँ जिससे आप सारी चीज़ें याद कर दो, कन्फ्यूजिंग चीज़ें। और फिर बाद में क्या करूँ, बाद में मैं आपको ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस कराऊँगा। इस बार का प्रीलिम्स हमें फोड़ना है। तो बने रहिए ज्ञानशिला एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ। इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करें, और वीडियो को एंड चैनल को शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।